Once again, I welcome all of you back to this session of rapid revision of homeopathic pharmacy, in which we are going to understand or study standardization of drug substances. I hope my voice is audible to each one of you. Now, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कौन हमें बताता है। सो बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन है एक ड्रग का, उसको कंपेयर किया जाता है बाय स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड सैंपल आपको कौन देता है? ये स्टैंडर्ड सैंपल आपको ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया से मिलता है। ठीक है, द ईयर इन विच होम्योपैथिक फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जिसमें कि पहला मेथड है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जिसका मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स बाय ह्यूमन ऑर्गन्स और सेंसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ऑर्गन्स की हेल्प से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ड्रग्स को बाय ह्यूमन सेंसेस का यूज करके। तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक। याद रखिएगा, ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल आईज, नोज, आई से कैसे आप देख सकते हो, नोज से आप ओडर ले सकते हो, टंग से आपको टेस्ट आएगा, स्किन से आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द वेज इन विच यू कैन डू द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्या आता है ऑर्गेनोलेप्टिक में? सबसे पहले हम बात करें तो शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल, ओके, करेक्ट, 1971 is the year in which HPI was published. ठीक है, शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो देखिए, कोनिकल शेप का जो ड्रग होता है वो एकोनाइट का होता है। ठीक है, सब सिलिंड्रिकल इज सबाल एंड पोडोफिलम। फिर अगर हम कलर की बात करें, एक्सटर्नल कलर की, तो एकोनाइट लाइट ब्लू कलर का होता है, बार्बरीन येलो होता है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रैक्चर, कैसे प्लांट्स ब्रेक करते हैं प्रेशर पे, उसके बेसिस पे भी हम ड्रग्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप ड्रग्स का ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन पे, एंड विच इज माइक्रो इवैल्यूएशन या फिर माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक मतलब कोई तो माइन्यूट चीज, और वो माइन्यूट चीज क्या है? पाउडर्ड प्लांट्स। ठीक है, अगर आपके पास अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन मतलब कुछ तो मिक्सिंग की गई है पाउडर्ड प्लांट्स में, तो उस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा, विच इज वाई दिस इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन में केमिकल टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई क्रूड ड्रग्स। ठीक है, आपने केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए और उसके बेसिस पे आपने पता लगाया कि सर्टेन ड्रग जो है वो एल्कली है, एसिड है, या फिर उसकी अदर क्या क्या क्वालिटीज है वो। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है? Pharmacological activities of drug is applied to evaluate them. Assay of the drugs is applied to evaluate them. Assays of the drug on living animals and on their organs are studied. So biological evaluation क्या है? बॉडी पर ड्रग का क्या असर हो रहा है वो हम कैसे करते हैं? Assays on drug और living animals and their organs are studied. ठीक है, ये तो होगा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज फिजिकल इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट इज फिजिकल इवैल्यूएशन? बेसिकली reaction of drugs on their smooth sanctioned surface or powdered with filtered UV light helps us to identify adulteration. तो फिजिकल इवैल्यूएशन में हम यूवी लाइट का यूज करते हैं और हम इस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस टेस्ट भी कहते हैं।
तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है कि फ्लोरेसेंस टेस्ट कम्स अंडर विच मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आपको बहुत सारा लिख देगा, केमिकल मेथड लिख देगा, माइक्रोस्कोपिक लिख देगा, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि फ्लोरेसेंस है, यू माइट थिंक दैट ये केमिकल से बिलोंग करता है, बट दिस बिलोंग्स टू द फिजिकल इवैल्यूएशन. Next is chromatographic study, separation and analyzing of organic and inorganic substance of a drug. जब आप एनालाइज करते हो ना इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ ड्रग को, तो वो उसके लिए जो क्रोमेटोग्राफिक स्टडी की जाती है, हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्रोमेटोग्राफी. ठीक है. जनरल अप्लाइड फिजिकल कांस्टेंट एम्प्लॉयड आर सॉलिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे देखिए, एक तो हमने एक बेसिक आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पे भी आप ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप सॉलिबिलिटीज का यूज कर सकते हो. यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. यू कैन गो फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्टिकल रोटेशन. ठीक है. So friends, this is it about this session of what standardization of drug substance. Now I request all of you to please tell me in the comment box below that aconite का shape क्या होता है. What is the shape of aconite? Let's begin with the next topic of the day, which is extremely important. आप फार्मेसी में कुछ भी पढ़ के मत जाओ, नहीं बोलूंगी मैं ऐसा, पर अगर आपने होम्योपैथिक व्हीकल्स पढ़ लिए तो यू हैव कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस और फार्मेसी. ठीक है. तो कोनिकल इज द राइट आंसर. एकोनाइट का शेप कोनिकल होता है. लेट्स अंडरस्टैंड होम्योपैथिक व्हीकल्स. ठीक है. तो होम्योपैथिक व्हीकल्स है क्या? होम्योपैथिक व्हीकल्स, ये टर्म जो है व्हीकल, दिस इम्प्लाइज मीन्स ऑफ कन्वेयंस ऑन ट्रांसमिशन. व्हीकल क्या होता है भाई? हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो वो हमें जो लेकर जाता है हम उसे व्हीकल कहते हैं. नॉट द पर्सन बट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. राइट. In homeopathy, vehicle is a substance in which medicines are prepared or mixed and given for their internal administration, either by oral or olfaction method and external application for medications. ठीक है. तो होम्योपैथिक व्हीकल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम मेडिसिन बना भी सकते हैं उसको इंटरनली एडमिनिस्टर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बाय ऑल्फैक्शन, मतलब उसको नोज के थ्रू स्मेल करके, इनहेल करके उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर्सन के अंदर डालने के लिए, या फिर हम ओरल एप्लीकेशन उसको खिला सकते हैं वो मेडिसिन, या फिर वी कैन गो फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑइंटमेंट्स होते हैं, लिनमेंट्स होते हैं, तो वो भी इसके अंडर आ जाएंगे. ठीक है. सो ईदर बाय ऑल्फैक्शन मेथड और बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर मेडिकेशन. ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, दे आर इनर्ट एंड सच एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस. एक आइडियल व्हीकल पता है क्या होता है? एक आइडल व्हीकल जो होता है उसमें खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है that it should not have, must not have any medicinal property of its own. ठीक है. वो बिल्कुल ही केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए. देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आइडियल व्हीकल में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए. वो ये पूछ देंगे कि इनमें से कौन सी क्वालिटी एक आइडियल व्हीकल में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो वो ऐसे लिख देंगे कि वो एसिडिक और एल्कलाइन कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है. वो केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए. ठीक है. दे मस्ट नॉट अंडरगो चेंज और डिकम्पोजिशन. अब ऐसा नहीं है कि तुमने ग्लोब्यूल डाली, ग्लोब्यूल में मेडिसिन डाली और ग्लोब्यूल ही खराब हो गया, बताओ अब मेडिसिन का क्या काम. ठीक है. तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि व्हीकल डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड. नेक्स्ट क्या है? इट मस्ट बी हार्मलेस रिगार्डिंग इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. अब ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने ग्लोब्यूल में बेलाडोना मिक्स की या एकोनाइट मिक्स किया, पर्सन को खिला रहे हो, उसका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड एकोनाइट तो अपना काम कर रही है, जो ग्लोब्यूल है वो भी अपना अलग ही काम कर रहे हैं, वो पर्सन को और हार्मफुल
तरीके से उसकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द फार्माकोलॉजिकल मैसेज ऑफ द ओरिजिनल ड्रग इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन एनी वे। आपने अगर बेलाडोना दी है तो वो पर्सन की बॉडी में जाते जाते एकोनाइट नहीं बन जानी चाहिए। दिस इज अ मियर एग्जाम्पल, बट ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्सन को कुछ खिलाया, आपने उसको रसना दी, वो टैंक बन गया उसकी बॉडी में जाते जाते, या आपने उसको फ्रूटी दी, वो माजा बन गई। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके जो फार्माकोलॉजिकल मैसेज है, जो वो ड्रग करने जा रही है बॉडी में, वो वही करना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग डायनेमिक पार्ट्स ऑफ, सॉरी इट शुड बी, अभी तक इतने सारे शुड नॉट थे, ठीक है, यहाँ पे शुड है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर्स ऑफ ड्रग्स इनटू इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज फोर्स। उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए ताकि वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर एनर्जी जो है ना, बेलाडोना की 30 पोटेंसी की जो एनर्जी है, जो एकोनाइट की 200 पोटेंसी की एनर्जी है, जो एलएम पोटेंसी की मेडिसिन है, उनकी जो डायनेमिक पावर है, वो एज इट इज वो कन्वे करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एडिबल एंड, सॉरी, इट शुड बी एडिबल एंड पैलेटेबल, मतलब वो इजिली पर्सन उसको खा पाए और वो पैलेटेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज एक आइडियल व्हीकल की। अब यूजेस देख लेते हैं हम व्हीकल का। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें से आप कोई भी बता लोगे कि मदर टिंचर बनना चाहिए, उससे मदर सोल्यूशन बनाने के काम आना चाहिए, मदर ट्राइचुरेशन बनाने के काम आना चाहिए, ठीक है। फर्दर ट्राइचुरेशन एंड इंक्रीज्ड पोटेंटाइजेशन फ्रॉम मदर सब्सटेंसेस, मतलब मदर सब्सटेंस तो क्या होता है, उससे ही हम फिर फर्दर मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन, मदर ट्राइचुरेशन बनाते रहते हैं। तो उसकी पोटेंसी को इंक्रीज हो करने के लिए भी यूज आता है। कई बार ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के लिए भी यूज आता है, जैसे हम ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, लिनमेंट्स बनाते हैं, तो वी यूज अदर थिंग्स इन दैट लाइक ग्लिसरीन और ऑलिव ऑयल और समथिंग लाइक दैट। सो वो सारी चीजें भी के लिए भी ये काम आता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करने के काम आता है, ठीक है। व्हीकल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल, वैसलीन, ग्लिसरीन एक्सेट्रा, ये एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं, किस लिए, फॉर द सूदिंग पर्पस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड व्हीकल्स पर, ठीक है। सॉलिड व्हीकल्स में हमारे पास क्या है, एज अ प्रिजर्वेंट or certain medicines like alcohol with freshly expressed juices of plants used as placebo or phytum, ठीक है। तो जो सॉलिड व्हीकल्स होते हैं ना, ये प्लेसिबो या फिर फाइटम की तरह भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब प्लेसिबो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन पता है क्या इंपॉर्टेंट है, किसने बोली है। तो डॉक्टर केंट ने बोला है कि जो प्लेसिबो है इज द सेकेंड बेस्ट मेडिसिन ऑफ द मटीरिया मेडिका। फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन कौन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, चैट बॉक्स में। नेक्स्ट, sick babies who could not tolerate fat sugar of milk is given as a diet। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कुछ भी फूड या फिर ऐसी चीजें, उनको प्लेसिबो दी जाती है, ठीक है। यस शिवानी, यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन जो होती है ना, वो सिमिलिमम होती है। ऑब्वियसली आप पूरी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सिमिलिमम ढूंढने के लिए, तो वो है फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन एंड प्लेसिबो इज द सेकंड बेस्ट मेडिसिन। ये कौन बोला है, डॉक्टर केंट ने बोला है। पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, दैट एक तो स्टेटमेंट लिखी थी कि सेकंड बेस्ट मेडिसिन कौन सी है मटीरिया मेडिका में, तो बहुत सारे ऑथर्स का नाम था, उसमें से डॉक्टर केंट वाज द आंसर। ऑल्सो ये भी पूछा गया था कि व्हाट इज नोन एज द सेकेंड बेस्ट मेडिसिन ऑफ आर मटीरिया मेडिका, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से प्लेसिबो वाज द करेक्ट आंसर। और ना ही प्लेसिबो, देखिए प्लेसिबो के और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। इसके मम्मी पापा इसको बहुत प्यार करते थे और उन्होंने इसके बहुत सारे निक नेम्स रख दिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेसिबो तो हमें पता ही है, उसके अलावा फाइटम, ठीक है, उसके अलावा क्या है, रूब्रम, उसके अलावा निहिलिनम,
ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द निक नेम्स ऑफ प्लेसिबो, जो कि उसके मम्मी पापा ने उसको दिया है। ठीक है, तो हमें ये सारे नेम्स याद रखने हैं, क्योंकि अगर निहिलिनम क्वेश्चन में आ गया, बहुत सारे मेडिसिन लिखी हुई, फिर उसमें से लिख दिया एक निहिलिनम या सैक्रम, बहुत सारे नाम है इसके, तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कि अरे यार ये निहिलिनम क्या हो गया। तो आपको ये सारे जो एक्स्ट्रा नेम्स हैं ये याद रखने हैं, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पहले सॉलिड व्हीकल पर, जो है शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नोन एज सैक्रम लैक्टिस या फिर लैक्टोज, एंड ये गोट मिल्क से बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ही एकदम स्पून फीड करके पूरा जो चीजें हैं वो आपको नहीं समझा सकती एकदम स्क्रैच से, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम कि आप डेप्थ में सब पढ़ो। बट जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, as I've already told you that this is the rapid revision session, so we will be going very fast, very crisp and accurate information will only be shared, right? या फिर PYQ से जो भी इंफॉर्मेशन है जो पूछी गई है दैट आई बी शेयरिंग। सो बेसिकली ये सैक्रम लैक्टिस या फिर लैक्टोज कहते हैं हम इससे, ये पूछा गया है किससे बनता है, गोट मिल्क से बनता है। इस ये एक डाइसैक्राइड है। ठीक है, लैक्टोज इज डाइसैक्राइड, हम सबको पता है। और वो बनता किससे है, लैक्टोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अब आप लोगों ने ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स, राइट? सो ये वन लेवो ग्लूकोज एंड बीटा, वन यूनिट ऑफ बीटा गैलेक्टोज से बनाया जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अभी आप पढ़ोगे ना, अभी ध्यान में रखिए, अभी हम लोग दूसरे सॉलिड व्हीकल्स पढ़ेंगे। तो C12O11.H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, राइट? नेक्स्ट, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मिल्की व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख देंगे इट इज सॉफ्ट एंड क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन पे तो आपकी नजर गई, हार्ड पे गई ही नहीं, सॉफ्ट पे गई नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, मिल्की व्हाइट होता है, हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ग्रिटी होता है। टच करोगे ना, आपको जैसे सैंड को टच करने पे जो ग्रिटी फीलिंग आती है वैसी फीलिंग आएगी, और ये सॉल्युबल होता है वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि ज्यादातर जो सॉलिड व्हीकल्स है ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इसमें से सिर्फ एक है विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, मतलब हल्का फुल्का दोनों में सॉल्युबल है। ऑप्टिकल रोटेशन, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, +55.3 एट 20 डिग्री सेल्सियस। पूछेगा कि शुगर ऑफ मिल्क का 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा। ऑप्शन पता है ये लोग कैसे देते हैं, +55.3, -55.3, +55.2, -55.2। तो ये पॉइंट के बाद की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये जो साइन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज 360, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये जो .3 है ना, इस पे ये कंफ्यूज कर देंगे आपको, 360.4, 3, 2, 1 ऐसे डाल देंगे। सो 360.3 प्रोड्यूस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट 150 डिग्री सेल्सियस या फिर 302 फ़ारेनहीट। नाउ आपको मैंने कल फ़ारेनहीट स्केल पढ़ाई थी, आप मुझे बताओ कि उसमें कितने डिग्रीज होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे जल्दी से। अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क पे। ठीक है, तो जो शुगर ऑफ मिल्क है ना, ये किससे बनाई जाती है, अगर मैं इसको बताऊं तो गोट का मिल्क है। ठीक है, ध्यान से समझिए, गोट्स मिल्क है। ठीक है, इस गोट्स मिल्क में है क्या, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स प्लस सॉल्ट्स है, और वाटर है। ठीक है, अब नॉर्मल मिल्क की भी जब आप स्किमिंग करते हो तो क्या करते हो, उसका फैट पोर्शन हट जाता है, तो ये जो फैट था वो हट जाएगा। ठीक है, और अब आप इसमें डाल दोगे डाइल्यूट HCl। ठीक है,
ये पॉइंट ध्यान में रखने का है, बिकॉज वो डाइल्यूट H2SO4 डलवा देंगे, वो डाइल्यूट HNO3 डलवा देंगे, वो स्ट्रॉन्ग HCl डलवा देंगे। तो डाइल्यूट HCl रिमूव करता है किस चीज को? केसीन। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेन मिल्क प्रोटीन होता है। नो वन गेव द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई प्रीवियसली आस्क्ड कि फ़ारेनहीट स्केल में कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्रीज आर प्रेजेंट इन फ़ारेनहीट स्केल, या 100 होती है सेल्सियस में, एंड ब्यूमर स्केल में होती है जस्ट 80 डिग्रीज। ठीक है, तो केसीन मिल्क प्रोटीन अलग हो जाएगा, डाइल्यूट HCl डालते ही माइनस हो जाएगा केसीन। ठीक है, नाउ केसीन जब माइनस हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? सबसे पहले ना ये क्या पूछते हैं कि वे क्या होता है। ठीक है, WHEY, व्हाट इज दैट? सो फैट प्लस केसीन प्रोटीन, फ्री पोर्शन ऑफ गोट्स मिल्क। ठीक है, तो फैट निकलने के बाद, पहले फैट निकल गया था, फिर केसीन निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज निकालने के बाद, जैसे गोट्स मिल्क माइनस फैट प्लस केसीन इज इक्वल टू WHEY। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। पीएच क्या होता है? 6.2 होता है। कमर्शियल लैक्टोज, नॉट प्योर लैक्टोज, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज डन बाय स्टाफ प्रोसेस, एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड इन स्टाफ प्रोसेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुगर ऑफ मिल्क की इम्प्योरिटीज क्या क्या होती है। स्टार्च, शुगर केन, एसिड, एलम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड कॉपर, ऑल ऑफ दीज आर द इम्प्योरिटीज जो कि शुगर ऑफ मिल्क में यूजुअली मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शुगर ऑफ मिल्क के यूजेस पे। तो शुगर ऑफ मिल्क का यूजेस क्या क्या है? बेसिकली मिल्क पाउडर बनाने, सॉरी मदर पाउडर बनाने के काम आता है, प्लेसिबो की तरह यूज किया जाता है, यूज एज अ फूड, अभी हम लोग पढ़े थे। अलग सा क्या है? सिल्वरिंग ऑफ मिरर के लिए यूज किया जाता है। आप कितना भी सोचोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है कि शुगर ऑफ मिल्क सिल्वरिंग करने के लिए यूज आता है मिरर की, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू इवन कनेक्ट कि कैसे हो रहा होगा ये। ठीक है, तो आपको इसको एज इट इज याद कर लेना है। ऑल्सो डेसिमल स्केल, डेसिमल स्केल में के प्रिपरेशन में, पोटेंटाइजेशन में ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केन शुगर। केन शुगर को हम लोग सुक्रोज या फिर सुक्रोसा और सैक्रम प्यूरिफैक्टम प्यूरिफिकेटम सॉरी एंड रिफाइंड शुगर मिश्री या फिर चीनी कहते हैं। सो बेसिकली जो चीनी हम यूज कर रहे हैं अपने घर में वो क्या है? दैट इज केन शुगर। अभी मैंने आपको क्या बताया था उधर? C12H22O11.H2O क्या था? दैट वाज शुगर ऑफ मिल्क। ये H2O हटाओ तो दिस फॉर्मूला इज फॉर केन शुगर। ठीक है, सोर्स इसका क्या है? शुगर केन है, ये मेन सोर्स है इंडिया में। उसके अलावा बीट रूट, पाइनएप्पल, कॉफी, आमंड, हनी, इन सब से भी ये बनाया जाता है। कलरलेस होता है, स्लाइटली वाइट होता है, ओडरलेस होता है। इट इज स्वीटर देन शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क से चीनी ज्यादा मीठी होती है जो हम घर में यूज करते हैं। ये भी इजिली सॉलेबल है वाटर में और स्पेरिंगली सॉलेबल अल्कोहल में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें तो मैं आपसे अभी बता रही थी दैट आपको नंबर्स का ध्यान रखना है। सो दैट इज नॉट लेस देन 65.9, और ये पॉजिटिव में। यूज इसके क्या है? ये ग्लोब्यूल बनाने के काम आता है। केन शुगर पेलेट्स, टैबलेट्स और सिंपल सिरप, सिरप बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर क्या होती है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C6H12O6। ठीक है, C12H22O11.H2O was sugar of milk. C12H22O11 सिर्फ was cane sugar. C6H12O6 is grape sugar. इसका सोर्स है स्टार्च, केन शुगर और लैक्टोज। इसको बनाया जाता है कैसे? हाइड्रोलिसिस से, केन शुगर की लैक्टोज से।
और इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय बॉइलिंग स्टार्च विद डाइल्यूट H2SO4। नाउ गोट मिल्क में डाइल्यूट HCl ऐड किया जा रहा था तो शुगर ऑफ मिल्क बन रहा था। बॉइलिंग स्टार्च में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जा रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, स्किम्ड गोट्स मिल्क प्लस डाइल्यूट HCl। तो हमें क्या मिल रहा था, हम यहाँ से रिमूव कर पा रहे थे प्रोटीन को, केसीन को, क्योंकि स्किमिंग की वजह से ऑलरेडी फैट माइनस हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे हम केसीन को भी माइनस कर दे रहे थे। वैसे ही प्रिपरेशन में किसकी, ग्रेप शुगर की, व्हाट इज यूज्ड, प्लीज हाईलाइट इट, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सो ये ग्रेप शुगर के प्रिपरेशन के लिए बॉइलिंग स्टार्च विद डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड एंड ग्रेप शुगर मेडिसिन के पोटेंटाइजेशन के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम आ जाते हैं ग्लोब्यूल पे। ग्लोब्यूल का सोर्स क्या है, केन शुगर। केन शुगर क्या थी, हमने अभी जो पढ़ी थी ना, हमारी चीनी जो हम घर में यूज करते हैं। ये बीटरूट और शुगर ऑफ मिल्क से भी बनाया जाता है। कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। साइज 8 to 80 होती है, जिसमें से जिसकी साइज 10 to 40 होती है हम उसको ग्लोब्यूल कहते हैं, और उससे बड़े को हम क्या कहते हैं, अबव 40 नंबर इज नोन एज पाइल्यूल। राइट, व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है। ठीक है, वाटर में सॉलेबल होता है और इनसॉलेबल होता है अल्कोहल में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारे जितने भी सॉलिड व्हीकल्स हैं दे आर सॉलेबल इन वाटर। स्वीटर होता है शुगर ऑफ मिल्क से ग्लोब्यूल, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेस इन मिलीमीटर्स ऑक्यूपाइड बाय 10 इक्वल साइज ऑफ ग्लोब्यूल इज द नंबर ऑफ ग्लोब्यूल। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था दैट एक पेज लेना है आपको, बीच में से उसको फोल्ड करना है, ये लाइन बन गई, उसकी फोल्डिंग की ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको 10 ग्लोब्यूल्स अरेंज करने हैं, और वो जितना मिलीमीटर में जगह ले रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, साइज कहते हैं उस ग्लोब्यूल का। ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए स्टेनलेस स्टील ग्लोब्यूल मेकिंग पैन होता है, उसमें बनाया जाता है। केन शुगर को मॉइस्चन किया जाता है प्यूरिफाइड वाटर या फिर सिंपल सिरप से मशीन में। अब पता है एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मोर क्वांटिटीज ऑफ केन शुगर इज एडेड, वो बिगर होता है साइज ऑफ ग्लोब्यूल। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जितना वाटर स्प्रे किया जाता है ना, वाटर स्प्रे, जैसे हम आटा बनाते हैं जब रोटी बनाने के लिए, तो हम जितना पानी डालते हैं वो उनके क्लटर्स उतने ज्यादा फॉर्म होते हैं। वैसे ही वाटर स्प्रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्लोब्यूल। आप जितना ज्यादा पानी स्प्रे करोगे ग्लोब्यूल उतना इकट्ठा हो के मोटा बनता जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ा साइज उसका होता जाएगा। टेस्टिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 decomposes and cars them. The charred mass froth concentrated HNO3 converts them into oxalic acid. रिएक्ट नहीं करता है एल्डिहाइड और कीटोन से, और ना ही इजिली फर्मेंट होता है। ठीक है, याद कैसे करना है, आपको लिखना है एक जगह ग्लोब्यूल। अब आपको एक एरो निकालना है H2SO4 का। ठीक है, H2SO4, और अब आपको इसको लिखना है CHARS, ये चार बना। ठीक है, नेक्स्ट आपको HNO3 लिखना है, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड में है, और ये बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हम ग्लोब्यूल में डालेंगे तो वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा। ठीक है, और फिर आपको लिखना है एल्डिहाइड प्लस कीटोन, और यहाँ पे लिखना है नो रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप इजिली याद रख पाओगे। इम्प्योरिटीज क्या होती है ग्लोब्यूल में, ऑब्वियसली जितनी चीजें जो शुगर ऑफ मिल्क में आ रही थी वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो स्टार्च, फ्लोराइड, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें होती हैं। कई बार इसमें व्हाइट कलर मटीरियल भी व्हाइट व्हाइट सा दिखे, प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड प्रिजर्वेशन से पहले इसको ड्राई कर देना चाहिए, और इसको स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है,
So this was all about globules. Next, we'll be discussing about pellet, but in the next session, because this session has already been a bit longer. Okay, so I am ending this session for now. Please rejoin so that we can continue further. Okay.